नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। विधानसभा चुनाव के लिए अभियान तेज हो गया है। बीजेपी एक्टिव है। लगातार तीसरे दिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में रहा। कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए अमित शाह उदयपुर पहुंचे और आदिवासियों को रिझाने की कोशिश की। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से आदिवासियों के लिए किए गए कार्यों का जिक्र किया। भीड़ को देखते हुए दावा किया कि 2023 और 2024 के चुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। उनका इशारा 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की ओर था। देखा जाए तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी ने अपना पूरा फोकस राजस्थान में कर लिया है, क्योंकि बीजेपी को यहाँ की सत्ता तो लेनी ही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में 2 बार 25 की 25 सीटों पर विश्वास जता चुकी जनता के साथ बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब कर्नाटक चुनाव में तो बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चल पाया, तो ऐसे में बीजेपी पीएम मोदी की योजनाओं के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। में राजस्थान बीजेपी विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे परिचय आपको करा देते हैं। पुनीत कर्नावट जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता हैं। पंकज शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता हैं। अजय चौहान जी शामिल हुए हैं चर्चा में, आप नेता हैं। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। पुनीत कर्नावट जी, वागड़ मेवाड़ की जब बात करते हैं और जब चुनावों का जिक्र होता है, सबसे पहले यहीं से शुरुआत बीजेपी अक्सर करती रही। फिर चाहे वसुंधरा राजे की हम बात कर ले पिछले 2018 के लिए, या फिर अभी जब अमित शाह आए हैं और जिस तरह से बरसे हैं प्रदेश सरकार पर, सवाल उठाए हैं कांग्रेस पर, वो भी यहीं से आगाज नजर आता है। पिछले 3 दिनों से शीर्ष नेतृत्व तो बीजेपी का है। कितने पॉजिटिव अब कार्यकर्ता हैं इस तरह की जनसभाओं के बाद, उन्हें सुनने के बाद? भारतीय जनता पार्टी का कैडर चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये उल्टी गिनती के दिन शुरू हुए हैं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता कांग्रेस से छुटकारा पाने का मन बना चुकी है, क्योंकि ये जो 4.5 साल का शासन रहा है गहलोत साहब का, उसने अपराध के क्षेत्र में, खनन माफियाओं के दुर्व्यवहार के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में, और जिस प्रकार महिलाओं और दलितों पर अत्याचार हुआ, उसमें हर क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ा है। और आज राजस्थान की जनता ने ये मन बना लिया है कि जैसे चुनाव की घोषणा हो, इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है और एक बार फिर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार को बनाना है, ताकि राजस्थान जो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर फिसल गया, जो प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ गया, उसको वापस, जिस तेज गति से नया भारत का निर्माण हो रहा है, जिस तेज गति से नया भारत बढ़ रहा है, उसके अंदर राजस्थान को भी अग्रणी राज्य बनाने की स्थिति में ला सके। विकास को कैसे देखते हैं आप? लगातार आप लोग सवाल उठाते रहे, कोई काम नहीं हुए, कोई योजना काम की नहीं, लेकिन जनता साथ आ रही है। 5 साल में कहां पाते हैं आप राजस्थान को? आप स्वयं देख लीजिए, जिस पैरामीटर पर आप बात करना चाहेंगे, उस पैरामीटर पर राजस्थान पीछे चले गया। आज राजस्थान के ऊपर 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। आप सोचिए कि यह कर्जा कहां जाकर ठहरेगा। किसी असेट्स क्रिएशन का कोई काम इस सरकार ने नहीं किया, सिवाय 4.5 साल तक जो 120 विधायकों ने जिस प्रकार की लूट की और हारे हुए 80 विधायकों ने जिस प्रकार की लूट की, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, आज उसको, उस कालिक को धोने का काम फ्री बीच के नाम पर गहलोत साहब करने पर उतारू हैं। लेकिन राज्य की जनता जानती है कि किस राज्य में उसका भला होगा, कौन सा राज्य उसको बहबूदी की तरफ ले जाएगा, कौन सी पार्टी राजस्थान को विकास के पथ पर अग्रसर करेगी। इसलिए मेरा मानना है कि हर क्षेत्र में जिस सरकार ने अपने निकम्मेपन के, अपने पिछड़ेपन के, अपने नकारापन के प्रमाण दिए, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान की जनता ने कमर कसी हुई है। पंकज शर्मा जी हमारे साथ है, कांग्रेस नेता है। पंकज जी, आपने सुना पुनीत कर्नावट जी ने क्या कहा, और सभी ने सुना कि अमित शाह जिस तरह से आज बरसे कांग्रेस पर, प्रदेश सरकार पर। कहना यही कि अब सरकार यहां बदलना तय है, बीजेपी वापसी करेगी तभी यहां पर विकास हो पाएगा। लेकिन आप लोग तो लगातार दावे कर रहे हैं योजनाओं को लेकर, और ऐसे में क्या जवाब बीजेपी के लिए?
श्वेता दीदी, मेवाड़ और उदयपुर की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मैं भैया की बात को तो कमेंट नहीं करना चाहूंगा, पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब आज भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार मंत्री जी ने क्या बयान दिया। एक तो भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी को पूछती है, दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी के हत्यारों को पूछती है, और ये दोहरी चरित्र का चाल चरित्र चेहरा आप कब तक राजस्थान की जनता को गुमराह करेंगे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा भैया, वीर सावरकर ने तो कई बार माफिया मांगी, वो देश पर रिकॉर्ड है। गांधीवादियों नेहरूवादियों ने तो कभी माफिया नहीं मांगी। ये पूछना आप बंद कर दें कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। आप ये बताएं कि आपने 9 साल में क्या किया है। आप अशोक गहलोत जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में मिसाल है अशोक गहलोत जी, गांधीवादी विचारों, गांधीवादी नेता के रूप में। और जहां तक राजस्थान का सवाल है, अशोक गहलोत जी पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आए हैं। आपकी सरकारें उनको फॉलो कर रही हैं, देश के तमाम मुख्यमंत्री उनको फॉलो कर रहे हैं, चाहे ओपीओस हो, चाहे मेडिकल की हो, चाहे स्टैंड का हो। सारी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत जी को रिपीट करने का पंकज जी, फिर ये कल्याणकारी योजनाएं विपक्ष को क्यों नहीं दिखती? क्यों उनको नजर नहीं आता कि आम जन को इससे फायदा हो रहा है, कुछ बेहतर हुआ है? श्वेता दीदी, इस देश का दुर्भाग्य है कि 1989 से अयोध्या का मुद्दा लेके आए। आपने कोई काम तो किया नहीं। आपने कभी देश को आजादी कराने में अपना योगदान नहीं दिया। आप ले दे के धर्म के नाम पर देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अब देश का नौजवान पीढ़ी समझ चुकी है कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। अब आप कब तक हिंदू मुसलमान करेंगे? कब तक हिंदू मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई, पारसी करेंगे? लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। इनकी मानसिकता देखिए कि राष्ट्र नायक राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर लेके आए तो उन्होंने उसका विरोध किया। राष्ट्र नायक मोबाइल लेके आए, इन्होंने उसका विरोध किया। पहले ये लोग पानी पी के नई पदवी राजीव गांधी जी को दी है, गालियां देते थे। अब ले दे के राहुल जी और प्रियंका जी पे हमला कर रहे हैं। देश की जनता ने कर्नाटक के ऊपर इनको जवाब दे दिया, हिमाचल प्रदेश में ऊपर का जवाब दे दिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव में 5 महीने पड़े हुए हैं। फिर भी भैया को और इन सबके लोगों को, जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिनका हम नाम भी ले लेना चाहते हैं, कि अभी से लो बीपी हो रही। अरे आप ये बताइए, आपने 9 साल में क्या किया? ठीक है पंकज जी, मैं बताता हूं, 9 साल की बात कर रहे हैं, अभी 5 साल की बात कांग्रेस कर रही है कि मौजूदा सरकार ने क्या किया है। और क्योंकि अब 2018 के बाद अब 2023 और 2024 है और फोकस दोनों का है, नजर आता है। वापस इसका जवाब लेंगे पुनीत जी, क्योंकि दूसरे मेहमान भी है। अजय चौहान जी से भी जरा रिएक्शन ले लेते हैं। अजय जी, अमित शाह ने आज जिस तरह से बहुत सारी बातों का जिक्र किया मंच से, जब उन्होंने संबोधित किया आमजन को, एक बात उन्होंने ये भी कही कि सभी भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं, एक साथ हो गए, और ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वंशवाद को बढ़ावा देने के लिए है और बीजेपी को टक्कर देने के लिए खड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी भी उसमें शामिल है। आम आदमी पार्टी राजस्थान में एंट्री की बात करती है, चुनावी टक्कर देने की बात करती है, लेकिन अभी फिलहाल कहीं स्टैंड होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी, मेरा कहने का मतलब ये है, जनता सब जानती है। अभी जो भी इनके चुनावी दौरे हो रहे हैं यहाँ पे राजस्थान में बीजेपी के, ये सब अच्छी तरह से जानती है जनता कि इनका जो मुद्दा होता है, ये हमेशा इन्होंने देश को धर्म, जाति, वर्गों के उसमें बांटा है। अभी ये जो इनका जो विजिट हुई है अमित शाह जी की, ये भी इन्हीं का ये प्रचंड है कि हमेशा ये लोग वर्गों में विभिन्न जातियों को मुद्दा बनाते हैं। आज तो धर्म जाति की बात नहीं हुई, आज तो काम की बात हो रही थी। वो अपने काम का जिक्र कर रहे थे, क्या नहीं हुआ उसकी बात कर रहे थे। इसी तरह के लॉलीपॉप देने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं प्रदेश में। इनके पीछे इनका यही है कि एक पर्टिकुलर वर्ग को या जाति को बढ़ावा देना, इनका मेन मकसद यही होता है। वो इनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। इनके जितने भी इन्होंने काम किए वो सब फेल हैं। कोई जनता का इन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा है, सिर्फ ये जाति मुद्दों और धर्मों पर ही राजनीति करते हैं। ठीक है, आप ये मानते हैं, लेकिन मिथिलेश जी, अहम बात यह भी है कि ठीक है, सबका अपना अपना एजेंडा होता है। चुनाव के दौरान अपने खुद के मुद्दे होते हैं कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना है। लेकिन क्या वाकई में बार बार कांग्रेस की तरफ से जिक्र किया जाता है कि कर्नाटक के बाद, अब जिस तरह के कर्नाटक में जीत मिली है, उसके बाद कांग्रेस ज्यादा कॉन्फिडेंट है और ज्यादा राजस्थान पर फोकस बीजेपी कर रही है? क्या वाकई में उसका इंपैक्ट होगा और इसलिए इतना ज्यादा फोकस नजर आ रहे हैं? और जो बातें आज अमित शाह ने कही, कितना असर करेगी ये प्रदेश की जनता पर, खासतौर से अगर हम मेवाड़ और वागड़ की बात करें? देखिए, मेवाड़ अंचल में 28 विधानसभा सीटों को साधने के लिए जो अमित शाह ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, उससे कांग्रेस का गणित, भूगोल और इतिहास तीनों पर हमला बोला है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और जो भीड़ आई है उससे अमित शाह बहुत उत्साहित थे। इससे, क्योंकि मेवाड़ जिसके साथ होता है, राज उसी का बनता है।
और मेवाड़ के एक बड़े नेता बीजेपी के गुलाबचंद कटारिया जो असम के राज्यपाल बन गए, उसके बाद थोड़ा सा वैक्यूम आया है, उसको भी भरने का काम किया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट मैसेज उन्होंने दिया है कि जो आदिवासी अंचल, क्योंकि बीटीपी पार्टी दो भागों में टूट चुकी है और आदिवासियों का वोट साधने के लिए अमित शाह ने पूरा फोकस रखा। उन्होंने बताया कि हमने नया विभाग खोला, उन्होंने बताया कि उन्होंने 90 स्कूल खोली, हमने 500 स्कूल खोले, हमने इनका बजट बढ़ा के 1500 करोड़ किया। ये तमाम चीजें बोलकर उन्होंने आदिवासी, क्योंकि आदिवासियों को इमोशनल कार्ड खेला जाता है। हालांकि अशोक गहलोत ने अपना बर्थडे भी वहीं मनाया था, अशोक गहलोत भी वहीं फोकस हो रहे हैं। अब असली जंग जो उन्होंने छेड़ा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक तंज कसा कि इस उम्र में उनको इतनी भागदौड़ अपने बेटे को बनाने के लिए, वो भी बीजेपी का एक ब्रह्मास्त्र एजेंडा है जो संयुक्त विपक्षी है उनके लिए। बार बार कह रहे हैं कि सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लालू यादव तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं, ममता बनर्जी अपने भतीजे को बनाना चाहती है। उस कड़ी को राजस्थान से जोड़ते हुए अमित शाह ने वैभव गहलोत का नाम लिया। इससे पहले आपको याद होगा अमित शाह ने सचिन पायलट के पक्ष में भी बयान दिया था। जब भरतपुर आए थे उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट का कुछ नहीं बनेगा, उनको कुछ करना चाहिए, वो बेचारे हैं। अब भरतपुर में इन्होंने एक बीजेपी के अंदर भी एक नया गणित शुरू हुआ कि मैडम का पदचाप शुरू हुई है, एक नया मैसेज दिया है। जिस तरीके से भरतपुर में जब उद्घोषक मुकेश धादीस थे तो उन्हें नड्डा जी के कहने से सीधा भाषण देने के लिए बुलाया गया, लेकिन उदयपुर में राजेंद्र राठौड़ जो सीधे अमित शाह जी को बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन अमित शाह जी उन्हें रोकते हैं, फिर आंखों ही आंखों में सीपी जोशी जी को कहते हैं और उसके बाद इसके मायने निकाले जा रहे हैं। मायने यही है कि मैडम का मैसेज देना, क्योंकि अमित शाह की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये मैसेज देना कि भाई मैडम की भी अब चलेगी। तो ये दो घटनाएं, जो भरतपुर जो पूर्वी राजस्थान है उसमें मैडम की एंट्री, और उदयपुर जो चार भुजा नाथ के हाथ जोड़कर कभी मैडम वसुंधरा राजे अपनी स्वराज संकल्प यात्राएं निकालती थी, आज उसी धरा पर उन्हें एक नई ऊर्जा मिली है। अब उस ऊर्जा से कितना संदेश आता है, वहां पर दिया कुमारी भी थी जो एक आवाज चल रही थी कि महारानी को क्या राजकुमारी से प्लेस किया जाएगा, हटाया जाएगा, भरा जाएगा, उस पर भी विराम लग गया। लेकिन कांग्रेस में इसका क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस में ये तो मैसेज हो गया बीजेपी में कि बीजेपी का आला कमान सुपर कमान है और उनके डंड के आगे सब एक है। लेकिन कांग्रेस में इससे उलट हो रहा है कि कभी मीटिंग टल जाती है, कभी सालासर बालाजी की जो 2 दिन का प्रशिक्षण है वो टल जाता है। तमाम दिल्ली में डोटासरा जी, रंधावा जी और हरीश चौधरी जी, इसके अलावा प्रताप सिंह खचरियावास, रामेश्वर डूडी सब जाते हैं, लेकिन कंक्लूजन कुछ नहीं निकलता। आज सचिन पायलट हरीश चौधरी से मिलने गए और उसके बाद आज शाम को जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिलों के गजट नोटिफिकेशन के लिए कैबिनेट कर रहे हैं और उसके बाद 3 तारीख को वो जो 370 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के जरिए डालेंगे और उसके बाद उनको 15 दिन का रेस्ट बता दिया है और 14 तारीख से विधानसभा है, तो दिल्ली वालों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी अशोक गहलोत ने, पूरा गेम पैक है। ऐसे में कांग्रेस आला कमान क्या करता है, क्या सचिन पायलट के लिए कुछ जगह निकलती है या नहीं निकलती है, यह भी एक अहम मुद्दा है। बिल्कुल जी, बेहद अहम मुद्दा है कांग्रेस के अंदर तो फिलहाल अभी है। लेकिन पुनीत जी, आप उस वक्त जवाब देना चाह रहे थे पंकज शर्मा जी की बात का। पंकज जी जो बातें कर रहे थे वो इररिलेवेंट बातें थी। आज जब हम चुनाव में हैं तो आपने 4.5 साल में इस राजस्थान की जनता के लिए क्या किया है ये बताइए। सिर्फ आखिरी कुछ समय में जिस प्रकार की आप घोषणाएं कर रहे हैं जिनका कि कोई अर्थ नहीं है, उसके बारे में प्रोपोगंडा करने से कुछ नहीं होगा। महंगाई राहत कैंपों की स्थिति जो हम सबने देखी है, किस तरीके से वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिहाड़ी मजदूर के नाम पर पैसे दिए गए। सिर्फ आप अपने ही कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं भ्रष्ट बनाए रखने का साधन जुटाए हुए थे। आप बात कर रहे हैं कि 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। प्रधानमंत्री जी ने भारत का मान विश्व मानचित्र के ऊपर बहुत बढ़ाया। ये अभी की यात्राएं बताती है। एक राष्ट्राध्यक्ष उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं ही इज बॉस। और बाइडन जिस तरीके से उनको मिलने के लिए लालायित नजर आते हैं और जिस तरीके से उनका वेलकम अमेरिका में हो रहा है वो बताता है पुनीत जी, हाँ, इसी पर आपसे जवाब है। आपने जो बात कही, एक जो आपने भी बात कही उसी पर एक सवाल। बिल्कुल, विश्व के अंदर जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, भारत का गौरव बढ़ रहा है, लेकिन क्या वाकई में इन तस्वीरों से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तो फर्क पड़ेगा, लेकिन क्या राजस्थान के विधानसभा में भी इसका इंपैक्ट होगा? राजस्थान विधानसभा के चुनाव में जो गलती
पिछली बार राजस्थान की जनता से, ये आपको ध्यान होगा कि हमारे और कांग्रेस के बीच में केवल मात्र 1.5 लाख वोटों का फर्क था। यानी 50,000 बूथ पे 1.5 लाख वोट, 3 वोट एक बूथ जितना ही हमारे यहां पर फर्क था। राजस्थान की जनता उस गलती को सुधार लेगी और अब की बार भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी, यानी 163 सीटों से ऊपर जाकर चुनाव में हम विजय हासिल करने वाले हैं। और कांग्रेस भी अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। जैसे कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि हम फॉर्च्यूनर में आएंगे, उतनी ही सीटें कांग्रेस की आने वाली है। इसलिए इस बारे में तो कोई कहीं संदेह है ही नहीं। कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? 163 के भी पार जाएंगे ये कतई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं आपको श्वेता जी एक उदाहरण देता हूं। आपने अभी देखा होगा, आपके चैनल ने भी न्यूज चलाई है। हमारे यहां पर संगठन कितना महत्वपूर्ण है ये इस बात से साबित है कि 800 से ज्यादा अल्पकालीन विस्तारक हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से भी, जिसमें लोग शामिल हैं, वो राजस्थान में आकर अपने मंडल के ऊपर प्रवास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर के आधार पर और मोदी जी के काम के आधार पर और राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार, राजस्थान सरकार के अपराधियों को जो संरक्षण दिया हुआ है उसके आधार पर चुनाव में जाएगी। पंकज जी, आपने सुना सीटों से पुनीत जी ने क्या कहा? 163 के भी पार जाएगी बीजेपी इस बार। तो क्या कांग्रेस कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है अपनी योजनाएं, अपने इन 4.5 साल के काम को लेकर ही? दीदी, मैं इनकी बातों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा, भैया महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार पे बोलो ना, बेरोजगारी पर बोलो। 2.71 महंगाई रेट है। 1970 में हुए, महंगाई दर 2.71 है, एवर लोएस्ट। 2023 में 163 सीटों की बात कर रहे हैं। महंगी बिजली राजस्थान में, सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में। आप सरकार बनाने का मंसूबा देख रहे हैं। चौथी बात मैं कहना चाहूंगा, भैया जो फील गुड इंडिया शाइनिंग की हवा आदरणीय हमारे देश के महान प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय निकली थी, फील गुड इंडिया शाइनिंग, फील गुड इंडिया शाइनिंग। ठीक है पंकज जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। अजय चौहान जी, बीजेपी और कांग्रेस को अपने लेवल पर कोशिश कर रही है, जो किया है वो बता रही है, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ा आधार आम आदमी पार्टी के लिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी आप लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और ये सिर्फ सीटों का गठजोड़ के बारे में सोच रही हैं। इनके किसी भी स्टेटमेंट के अंदर ये नहीं आता है कि जनता को कैसे हम अच्छे स्कूल दे सकते हैं, कैसे हम उनको अच्छे हॉस्पिटल्स दे सकते हैं, कैसे बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, कैसे भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म कर सकते हैं। ये इस बारे में न बीजेपी बोल रही है न कांग्रेस बोल रही है। अगर मैं कहता हूँ, अगर ये दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी, आज गहलोत सरकार भी अगर अच्छे स्कूल्स यहाँ प्रदेश में, राजस्थान प्रदेश में अच्छे स्कूल्स दे सकती, पिछले 4.5 सालों से अच्छे हॉस्पिटल दे सकती, अच्छी बिजली पानी की सुविधाएं जनता को दे सकती, तो आम आदमी पार्टी को यहां पर एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि तस्वीर ये बदलेगी तो बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी पूरे 200 विधानसभा पे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। मिथिलेश जैन जी, एक फाइनल कमेंट सर आपसे। देखिए, जो 5 अगस्त है उसको धारा 370 हटने का बरसी मनाएंगे, जो एक तरीके से उनका ईयर बनेगा, और यूसीसी का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो समान नागरिक संहिता का बात, उसके बाद और आज जिस तरीके से कन्हैया लाल का मुद्दा उठाया है, उससे साफ हो गया कि बीजेपी अपने कोर जो उनका सब्जेक्ट है, उस कोर सब्जेक्ट को राजस्थान में पकाएगी। जो जयपुर बम कांड के जो आरोपी हैं वो बरी हुए, किस तरीके से जो एडवोकेट जनरल थे वो पैरवी पर नहीं पहुंचे, उन तमाम चीजों को जिस बारीकी से अमित शाह ने उठाया, उससे साफ हो गया है कि वो परिवारवाद, वैभव गहलोत और जो हिंदुत्व वाला मुद्दा है, उसी मुद्दे पर मुद्दे क्लियर है, बस उसी के लेकर जनता तक पहुंचाना है, वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश बीजेपी करे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, ये तो तय है कि मरुधरा में महासंग्राम देखने को मिल रहा है, उसकी शुरुआत भी यहाँ पर हो चुकी है, हर कोई अपनी बात यहाँ पर रख रहा है, लेकिन कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी जिस तरह से कमर कस चुकी है और नजर आ रहा है, जिस तरह से दिग्गज प्रदेश में नजर भी आ रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा, टक्कर के लिए तैयार होना होगा बीजेपी से, न कि इंटरनल चीजों के पीछे जाना होगा, वरना ये नुकसानदायक कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए हो सकता है। कोशिश बीजेपी जरूर कर रही है अपने आप को और बेहतर साबित करने के लिए भविष्य के लिहाज से। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।